हेलो हेलो, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। हम्म। बढ़िया भी रहना चाहिए, थोड़ा सा मैं इसे सीधा कर लेता हूँ ताकि मिटाने में मुझे आसानी हो। हाँ भैया, चलो। तो क्या पढ़ाई चल रही थी? उत्सर्जन। जय पराक्रम के चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है उत्सर्जन। इससे पहले मैंने एक लेक्चर पढ़ा दिया उत्सर्जन के बारे में। ठीक है। उत्सर्जन क्या होता है मैंने बता दिया, हमारे शरीर से खराब पदार्थ की बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। ठीक। फिर उसके बाद उत्सर्जी पदार्थ किसको बोलते हैं? हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ था, उसी पदार्थ को बोला जाता है उत्सर्जी पदार्थ। फिर मैंने ये बताया था कि जो उसको बाहर निकालता उसको क्या बोला जाता था? उत्सर्जी अंग। यानी कि हमारे शरीर से जो खराब पदार्थ बाहर निकालता है, जो अंग बाहर निकालता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जित अंग। उत्सर्जी अंग कितने थे हमारे शरीर में? टोटल था 5। सबसे जो प्रमुख था 1 नंबर में, जिसका नाम था ब्रिक। क्या नाम था? ब्रिक। जो किसको निकालता है भैया? ये निकालता है, पेशाब बनाता है और पेशाब को ही बाहर निकालता है। मैंने ये भी बता दिया पेशाब कल किस चीज से मिलकर बनाता, नहीं कल पढ़े तो आज पढ़ लेना। दूसरा, क्या उसको बोलते हैं? लीवर। लीवर को यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। ये क्या कर देता है? तो भैया अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। और मैंने क्या बताया था? त्वचा। त्वचा त्वचा क्या कहता था? पसीना को बाहर निकाल। और मैंने क्या बोला था? फेफड़ा। क्या होता? फेफड़ा। क्या होता? फेफड़ा। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये सब के सब खराब पदार्थ यानी कि उत्सर्जी पदार्थ। पांचवा मैंने बोला था मलाशय। मलाशय जो किसको निकालता है बाहर को? तो याद रखना, मल को। किसको निकालता? मल को। ठीक। उसके बाद मैंने पढ़ा था इसमें सबसे प्रमुख अंग कौन है? तो याद रखना भैया, किडनी। क्या नाम है इसका? किडनी, जिसको हम हिंदी में ब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिक। ये मैंने इसकी संरचना मैंने पढ़ा दिया था। और मैंने बताया था कि ब्रिक की संख्या कितनी होती है? 2। प्रत्येक ब्रिक किससे मिलकर बना होता? तो याद रखना, नेफ्रॉन। मैंने क्या बोला था? नेफ्रॉन। मैंने ये भी कहा था कि किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको बोला जाता है? नेफ्रॉन। यानी कि किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक प्रकार का क्या भैया? कोशिका। एक प्रकार का क्या है? कोशिका। अब एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो भैया मैक्सिमम से मैक्सिमम, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। कितने? तो 10 लाख। यानी कि एक किडनी कितने नेफ्रॉन से मिलकर बना होता भैया? तो 10 लाख नेफ्रॉन से। यानी कि 2 किडनी है तो टोटल कितने लाख? यानी कि 20 लाख नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो याद रखना, 20 लाख नेफ्रॉन। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि किडनी के अंदर में जो खून का सफाई करने का काम करता है, किसका काम रे भैया? तो याद रखना, सफाई का। मैंने बोला था किडनी का काम क्या है? तो खून को सफा करना। यानी कि हमारे शरीर में खून सभी खराब पदार्थ मिल जाता है, उसको क्या कर लेता है? किडनी क्या कर लेता है? खून पदार्थ, सॉरी, हमारे खून में सभी खराब पदार्थ क्या होता है? मिल जाता। और वो खराब पदार्थ को किडनी क्या कर लेता है? छान लेता है। लेकिन किडनी के अंदर में जो छानने का काम करता है, निकालने का काम करता है, उसी का नाम भैया नेफ्रॉन। यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया खून का सफाई मुख्य रूप से कौन करता है? तो याद रखना, नेफ्रॉन। कौन करता है बबुआ? नेफ्रॉन। किडनी के अंदर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका जो है नेफ्रॉन, वही करता है खून का सफाई। समझा या नहीं? ये भैया किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, इसीलिए खून का क्या करता है? सफाई। तो इसीलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन का चित्र, जो कि 5 नंबर एग्जाम में पूछा, मतलब चित्र के साथ 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना भैया? पहले नंबर पूछेगा नेफ्रॉन। तो यहाँ पर नेफ्रॉन के बारे में लिख लो कि यह वृक्क के संरचनात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इकाई है जिसकी संख्या लगभग लगभग एक वृक्क में 10 लाख
होती। अब यहाँ पर इसका चित्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बबुआ? तो हम इसका आज चित्र पढ़ेंगे। नेफ्रॉन रियल में कैसा दिखता है? तो यहाँ पे भैया चित्र अच्छा से बनाने के लिए सीख जाओ, क्योंकि ये चित्र 5 नंबर का पूछा जाता है और इसके बारे में लिखने के लिए मैं इस तरफ चित्र पाड़ देता हूँ, उस तरफ लिखूंगा। ये ऐसे करो, सबसे पहले ये रिंच की तरह पहले बनाओ तो आराम से बन चुका है। इसको और छोटा, इसको और छोटा, यहाँ से भी एक डबल रिंच, यहाँ से भी एक एक रिंच ऐसे। सॉरी गाइस, यहाँ से मैं इस तरफ से ऐसे करूंगा, ऐसे के बाद यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे। डायग्राम अच्छे से पारने के लिए सीखो बबुआ, क्योंकि डायग्राम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th के अकॉर्डिंग। देख लो भैया कैसे कैसे डायग्राम पारा जाता है। लाइन मत खींचियो, अब यहाँ से और कुछ दिया जाता है ऐसे ऐसे। जितना नली चाहो दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा छोटा भी नली हो जाए, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, इसका नामकरण भी करेंगे आराम से, पहले डायग्राम पार लो। ये है भैया पूरी तरह से नेफ्रॉन का चित्र। यहाँ पे देख लो भैया, संरचना भी जिसको बोल सकते हैं या तो चित्र बोल सकते हैं, जो कि 5 नंबर में पूछता है। क्लियर? यहाँ तक कौन क्या क्लियर दिखाई पड़ रहा है? मस्त से एकदम बढ़िया से दिखाई पड़ रहा है। ये है किसका चित्र? तो याद रखना ये नेफ्रॉन का चित्र है। अगर ये वाला लाइन कोपचा जो ऐसे करके सही से नहीं बन रहा है, तो एक काम करना, जिसके पास गोलाकार का कुछ ऐसा चीज होगा, देखो मैं बता देता हूँ। जिसके पास ये गोलाकार का चीज ऐसा होगा, वो क्या करना, ऐसे करके रख लियो, समझिए ना? ऐसे ऐसे रख लेना, और हाफ हाफ से ऐसे कर लेना, अच्छा रहेगा ऐसे, बस। और यहाँ से एक ऐसे नली, एक ऐसे खींच लेना, बस हो गया, अच्छा हो जाता है इससे। समझ में आ रखना। तो जिसके पास नहीं है वो, लेकिन जिसके पास कला अगर है चित्रकारी का, तो आराम से ऐसे करके खींचो, फिर इसको छोटा करो, और यहाँ से एक ऐसे, यहाँ से एक ऐसे। क्लियर? थोड़े से और लेकर जाएंगे, और इससे ऐसे, इससे ऐसे, इस तरफ इसको घुमा देना, जिस तरफ घुमाना घुमा देना, इस तरह से इसे कुछ घुमा देना। कर लियो? कर लो भैया। अब यहाँ पर चलते, ये नेफ्रॉन का चित्र है, जिसके अंदर में यहाँ से एक नली रहता है, ठीक, जो कि ऐसे 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 गहरा था। फिर यहाँ से आएगा मोटे से नली, जो फिर यहाँ से ऐसे। क्लियर? डायग्राम जल्दी से खींचो यहाँ तक। कितने लोग को क्लियर हुआ भैया? कितने लोग को क्लियर हुआ? ठीक नहीं, ये नली भी दे देना। अब नामकरण किस किया जाए? इसको बोलते हैं भैया अभी बाही धमनी। इसको क्या बोलते हैं? ई वाला को अभी बाही धमनी। इसको बोलते हैं अपबाही धमनी, अपबाही धमनी। मतलब इस तरफ वाला नली को बोलते हैं, याद याद रखना,
इस तरफ वाला थोड़ा मोटा और इस तरफ वाला पतला रहना चाहिए, जानबूझकर किए हैं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। डायग्राम पार कर इसमें एक नस दे देना और यहाँ गुच्छा तुम ऐसे कर देना, ये वाला का नाम दे देना अभिबाही धमनी और ये वाला है अपबाही धमनी। कितने लोग को क्लियर हुआ? और ये रिंच नियर जो दिख रहा है ना ऐसे करके कुछ रिंच के तरह दिख रहा है, इसको हम सब बोलेंगे क्या? बोमेन संपुट। क्या बोलेंगे? बोमेन संपुट। क्या बोलेंगे? बोमेन संपुट। ठीक है। और ये जो बीच में गुच्छा की तरह दिख रहा है इसको हम सब बोलेंगे ग्लेमोरुलर्स। क्या बोलेंगे? ग्लेमो गले में रूलर, गले में रूलर। ये जो बीच में गुच्छा की तरह ना, जो धमनी, दोनों धमनी जो बीच में गुच्छा की तरह हुआ उसको बोलेंगे ग्लेमो रूलर। और ये जो बीच में ऐसे दिख रहा है इस तरह से, इसको बोलेंगे क्या? अभिबाही चाप। अभिबाही चाप। या क्या वीडियो सही से बन रहा है? अगर नहीं बन रहा है तो भैया सही से बोलो कि भैया नहीं बन रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान से रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, हल्का सा कट हो रहा है। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? इसको अवरोही चाप। क्या बोलेंगे? अवरोही चाप। और इस तरफ जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम सब अधिरोही चाप। क्या बोलेंगे? अधिरोही चाप। क्लियर? और ये जो बीच में देख रहा है इसको बोलेंगे हेलेना। 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 और ये जो दिख रहा है इसको बोला जाता है संग्राहक, संग्राहक नली। क्या बोलेंगे? संग्राहक नली। थोड़े से नाम में कंफ्यूजन होगा, कहाँ पे होगा तो मैं बता दूं, अवरोही चाप और अधिरोही चाप, इसमें थोड़ा सा कम होगा। ठीक नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है डायग्राम का चित्र, मतलब नेफ्रॉन का चित्र। और पूरी तरह से नाम लिख दोगे तो भैया काम हो जाएगा क्लियर। फिर से ये चित्र पार लेना है और इसमें एक नस दे देना जिसका नाम है ना अभिबाही धमनी, और ये बाहर जो निकलेगा उसको बोलेंगे अपबाही धमनी। और यहाँ बीच में जो गुच्छा की तरह दिख रहा है उसको हम सब बोलेंगे ग्लेमोरुलर। क्या बोलेंगे बबुआ? ग्लेमोरुलर। क्या बोलेंगे? ग्लेमो, गले में भी बोल सकते, गलेमो भी बोल सकते हो, गले में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? ग्लेमेरुलर। क्या बोलेंगे? ग्लेमेरुलर। फिर से यहाँ पर जो ऐसे के साथ साथ बोलते जाओगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ अच्छी तरह से तुमको याद होगा। मुझ पे भरोसा रखो, साथ साथ सिर्फ बोलने के मतलब ताकत रखो कि भैया हम बोल सकते हैं। ठीक है? पहले चित्रकारी पार लोगे, उसमें एक नली देना जिसका नाम है अभिबाही। याद रखना, ये अभिबाही है, वो अपबाही है। अभिबाही, ये अपबाही। अभिबाही, ये अपबाही। शुरू वाला अभिबाही और वो वाला अपबाही। क्लियर? और यही बीच में एक गुच्छा की तरह यहाँ पर दिख रहा है ऐसे करके, उसको बोलेंगे ग्लेमोरुलर। क्या बोलेंगे? ग्लेमोरुलर। क्या बोलेंगे? ग्लेमोरुलर। थोड़े से आंख मूंद कर उसके बाद बोलो, इस तरफ वाला को क्या बोलेंगे? अभिबाही, और इस तरफ वाला को क्या बोलेंगे? अपबाही। बीच में जो गुच्छा की तरह दिख रहा है उसको बोलेंगे हम सब क्या? ग्लेमोरुलर। और ये रिंच की तरह जो दिख रहा है उसको हम सब क्या बोलेंगे बबुआ? बोमेन संपुट। क्या बोलेंगे? बोमेन संपुट। ठीक नहीं? बोमेन संपुट धीरे धीरे एक नली की तरह ऐसे घूम जाता है जिसको हम बोलते हैं अवरोही चाप। क्या बोलते हैं? अवरोही चाप। और ये बीच में जो यू आकार के है, जो यू आकार जो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, नेफ्रॉन में जो यू आकार का रहता है ऐसे करके, जो यू आकार का रहता है उसका क्या नाम है? तो याद रखना, हेनेला। क्या नाम है? हेलेना चाप। इसको हेलेना चाप भी बोल सकते हो या सिर्फ हेलेना भी बोलेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हेलेना भी बोलो या हेलेना चाप भी बोलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही हेलेना चाप आगे जाकर फैल गया। पहले देखो ये फैला था, चिपक गया, फिर आगे जाकर फिर फैल गया, जिसका नाम है, ये नली का नाम है अवरोही चाप। ये एक नली है जिसका नाम है अवरोही चाप। क्लियर? और यही अवरोही चाप ये डंडा में जाके देखो मिला हुआ है। अगर इसको ऐसे मिटा दिया जाए तो देखो कैसा बनता है, मतलब समझ रहे हो? ये जो नली दिख रहा है ना, ये वाला नली, एकरा में दूसरा का नेफ्रॉन आकर ऐसे ऐसे जुटता है, ऐसे ऐसे, जैसे ये जुटा था ना इसमें ऐसे। और उसी तरह सब नेफ्रॉन 10 लाख है तो सब 10 लाख इसमें जुड़ेगा। और ये है संग्राहक नली। इसको जो ई नली है जो दिख रहा है ये, इसको बोलेंगे संग्राहक नली। ठीक है? लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको तो वही है अधिरोही चाप, जिसमें दूसरा का नेफ्रॉन आकर क्या होता है? जुटता है। कितने लोग को क्लियर हुआ? नेफ्रॉन में सबसे पहले एक नस आता है जिसको बोलेंगे, आने वाला को अभिबाही धमनी,
जाने वाला को अपवाही धमनी। देखो अप मतलब होता है ऊपर, देखो जब खून ऊपर की ओर जाए तो अपवाही धमनी, और जब अंदर की ओर आए तो अभिवाही धमनी। और यहाँ पर बीच में जो गुच्छा नुमा संरचना उसको बोलेंगे ग्लेमेरुलर। क्या बोलेंगे? ग्लेमेरुलर। और बीच में एक रिंच की तरह है जिसको हम सब बोलेंगे बोमेन संपुट। क्या बोलेंगे बबुआ? बोमेन संपुट। अब बोमेन संपुट जब आगे की ओर ऐसे जाता है, जब घूमता है, तो ये घुमा हुआ भाग को बोलते हैं अवरोही चाप। क्या बोलते हैं? अवरोही चाप। और फिर यही अवरोही चाप यू आकार का बनाता है जिसको बोलते हैं हेलेना चाप या हेलेना बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही हेलेना आगे जाकर फैलता है जो एक नली का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं अधिरोही चाप। और अधिरोही चाप जिसमें जाकर जुड़ता है उसको बोलेंगे हम संग्राहक नली। कितने लोग को यहाँ पर समझ में आ गया? संग्राहक नली। अब यहाँ पर बात है ना भैया कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर कार्य है, तो यानी कि नेफ्रॉन कार्य कैसे करता है, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं भैया सबसे पहले कार्य। क्या है भैया? कार्य। तो सबसे पहले जो दिख रहा है ना ग्लेमो, देखो इसके द्वारा जो गंदगी खून होता है जिसमें बहुत सारे अशुद्धियां मिले रहती है, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये सब के सब मिला रहता खून में। और वो खून इसके द्वारा, किसके द्वारा? अभिवाही, किसके द्वारा? अभिवाही धमनी के द्वारा इंटर करता है। और यहाँ पर देखो ग्लेमेरुलर जो है एक चाछकनी की तरह काम करता है। चाछकनी देखो जिससे चा छाना जाता है, एक चाछकनी की तरह काम करता है। ये चाछकनी की तरह क्या करता है? ग्लेमेरुलर एक चाछकनी की तरह था जो क्या करता है, जितने भी खराब पदार्थ है, सपोज करो कि ये नली है, नली के द्वारा पानी जा रहा है और उसमें बहुत सारे गंदगी मिला हुआ है, तो एक चाछकनी से इसे लेकर छान लेते हो ना, सेम उसी तरह ये खून ऐसे जाता है गंदगी वाला मिला हुआ, और ग्लेमेरुलस यहाँ पर जो चाछकनी की तरह काम करता है, जितना भी खराब पदार्थ रहता उसको क्या कर लेता? छान लेता। क्या कर लेता? छान लेता है। तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो क्या? सॉरी गले में रूलर, गले में रूलर। यह भैया क्या काम था? यह गुच्छा के समान, या गुच्छा के समान दिखाई पड़ता है, समान दिखाई पड़ता है, जो रक्त में मिले अशुद्धियां, रक्त में मिले अशुद्धियों को, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ को, उत्सर्जी पदार्थ को छान लेता है। क्या कर लेता? छान छान कर बोमेन संपुट दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक? थोड़े से, हाँ भैया दिखाई पड़ रहा है। कहाँ का था? बोमेन संपुट तक पहुंचा देता, तक पहुंचा देता। बस इसमें कुछ जान ही नहीं है। मतलब ये जो नेफ्रॉन है ना, ये नेफ्रॉन आता खराब खून को, ये क्या कर लेता? छान लेता खराब पदार्थ को। क्या कर लेता? खराब पदार्थ को आराम से क्या कर लेगा? ये बोमेन सॉरी ग्लेमेरुलर छान कर किसको दे देता? बोमेन संपुट को। ऐसे ऐसे खराब पदार्थ ये ऐसे ऐसे करके यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया जितना भी होता है उसको, देखो अमोनिया ही है क्या? यूरिया। क्यों? क्योंकि मैंने बता चुका है कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है लीवर। क्यों? क्योंकि अमोनिया हमारे शरीर के लिए घातक है, इसीलिए उसको रहना नहीं, मतलब अमोनिया हमारे शरीर के लिए घातक है, खराबी है, जहर के समान होता है, इसीलिए लीवर क्या कर देता? अमोनिया को यूरिया में बदल देता। और यही यूरिया को ग्लेमेरुलर क्या कर लेता? छान लेता। और यूरिक अम्ल को भी छान लेता। और बाकी बात जितना भी खराब पदार्थ था उसको भी क्या कर लेता? छान लेता। हम कल की क्लास में दिखा भी चुके हैं। अब छान कर किसमें दे देता भैया? बोमेन संपुट में, यानी कि इसमें। अब ये बोमेन संपुट क्या कर लेता? आराम से जाने देता। लेकिन यहाँ पर अभिरोही चाप पर थोड़ा सा रुकना। क्यों रुकना? क्योंकि यहाँ पर देखो कि यहाँ से जो खून का पाइप है वो थोड़ा सा मोटा है, और इस तरफ क्या है भैया? थोड़ा सा क्या है? पतला है। आने में तो बहुत रफ्तार में आता, लेकिन जाने में इसको थोड़ा सा क्या होता है? दिक्कत होता है। तो होता क्या है कि खून इधर से आता है तेजी से, किससे? तेजी से। लेकिन इधर पाइप पतला होने के कारण इसमें निकासी थोड़ा धीमे हो जाता है। इसीलिए ग्लेमेरुलस क्या कर लेता है? खराब पदार्थ के साथ साथ उसको अच्छो पदार्थ भी क्या कर लेता? छान लेता। जैसे कि अच्छा पदार्थ में क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल हो
हो गया कि नहीं। ये सब जो बोले थे कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता, ग्लूकोज में कल की क्लास में मैंने बताया था। एमिनो अम्ल किस में बदल जाता भैया, सॉरी प्रोटीन किस में बदल जाता, तो एमिनो अम्ल में। वसा किस में बदल जाता, वसा अम्ल में। तो ये भी सबको क्या कर लेता, छान लेता, कुछ कुछ को, सबको नहीं, कुछ कुछ अच्छे पदार्थ को भी क्या करता, ग्लेमरुलर छान लेता। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तेजी से आ रहा है, धक्का धुक्की यहाँ पर हो जाता है। जैसे कि मान लो एक तरफ, मान लो ये यहाँ पर गली है, एक तरफ यहाँ पर गली है, बहुत चौड़ा गली, लेकिन ये और बीच में यहाँ पर क्या है, घर है, क्या है, घर है। और इधर से निकासी का दुगार बहुत पतला रहेगा, तो बताओ अंदर में क्या हो जाएगा, धक्का मुक्की ज्यादा होगा, धक्का मुक्की ज्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा धक्का मुक्की होने के कारण ग्लेमरुलस क्या कर देता है, धक्का मुक्की ना हो, इसीलिए अच्छो पदार्थ को कभी काल क्या कर लेता है, छान लेता है, लेकिन कम मात्रा में छानता है, ऐसा नहीं कि कुल छान लेता। तो खराब पदार्थ के साथ साथ ग्लेमरुलस क्या कर लेता, अच्छा पदार्थ भी छान लेता। कौन, ग्लेमरुलस। अच्छा पदार्थ छान कर किसको दे देता, बोमेन संपुट। लेकिन बोमेन संपुट पे जैसे भी आएगा यहाँ पर क्या, अवरोही चाप। ये टोटल के टोटल जो दिख रहा है ना इसे यहाँ तक, ये टोटल क्या है, अवरोही चाप। ये क्या है, अवरोही चाप। अब ये अवरोही चाप के नली क्या कर देता है, यहाँ पर जो खराब पदार्थ है उसको जाने देता है, लेकिन जो अच्छे पदार्थ है, ध्यान से सुनना, ग्लेमरुलस कुछ कुछ अच्छे पदार्थ को भी क्या कर लेता है, अपने अंदर छान लेता है। तो अविरोही चाप या हेलेना, जो भी बोल सकते हो, हेलेना या अवरोही चाप, दोनों का बात कर रहे हैं। अवरोही चाप और हेलेना, ये दोनों मिलकर क्या कर देता, जो भी अच्छे पदार्थ होता उसको फिर से क्या कर लेता, अपने अंदर में अवशोषित कर लेता। कौन, हेलेना और अवरोही चाप। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से पुनर्अवशोषण। यहाँ पर लिख सकते हो भैया, अब अवरोही, सॉरी, अवरोही चाप, अवरोही या हेलेना, हेलेना ना रे, हेलेना चाप, चाप शुद्ध पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ जैसे में ग्लूकोज, ग्लूकोज और क्या, ग्लूकोज की जगह और कॉमन लेके एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, बसा अम्ल, बसा अम्ल को पुनर्अवशोषण, पुनः अवशोषित कर, अवशोषित कर खून में अच्छे अधिक, खून में मिला देता है, मिला देता देता मतलब ये है कि इसमें जो अच्छे पदार्थ है ना, वो खराब को जाने देगा, खराब पदार्थ आराम से जा रहा है। इसमें कुछ अच्छे अच्छे जो पदार्थ रहेगा, जो अवरोही चाप और हेनिला क्या करता है, इसे करके छान लेता है, और छान के फिर क्या कर देता है, अफवाही धमनी में जाकर क्या करता था, मिला देता, भैया अच्छा पदार्थ जाओ, जाते रहो उसमें, अच्छा खून वाला, मतलब जो सफा खून हो गया उसको लेकर जाओ भैया, अपना काम करते रहो, ठीक है। और उसके बाद बाकी बात, इसके द्वारा कौन पदार्थ भैया, खराब पदार्थ जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, यहाँ पर आएगा संग्राहक नली में, सभी के द्वारा आएगा खराब पदार्थ। इसके द्वारा भी एक न्यूट्रॉन जुड़ा रहेगा, उसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। अब ये धीरे धीरे जाकर कहाँ पर मिलता है, तो भैया याद रखना, मूत्राशय में। यहाँ पर एक मतलब नीचे अगर थैली रहेगा जिसका नाम है मूत्राशय, क्या नाम है, मूत्राशय, क्या नाम है भैया, तो मूत्राशय, क्या नाम है भैया, तो मूत्राशय। आइए सारा का सारा खराब पदार्थ इसमें क्या कर देता, स्टोर करता। अब देखो यहाँ पर सिर्फ खराब पदार्थ के रूप में यूरिया और क्या, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, और कुछ मात्रा में जल भी अवशोषण कर लेता, क्या, जल भी क्या कर लेता, कुछ मात्रा में जल भी अवशोषण करता है। यह क्या कर लेता, अवशोषित करके ऐसे ऐसे ले जाकर इसमें क्या करता, स्टोर कर देता। अब यही इसमें क्या स्टोर है, तो यूरिया, यूरिक अम्ल, जल और कुछ मात्रा में नमक भी है, जिसको लवण भी बोल सकते हैं हम। कुछ मात्रा, टोटल नमक नहीं छानता है। देखो हम सब जो नमक खाते हैं ना, वो शरीर को कुछ मात्रा में चाहिए, मतलब आधा नमक हमारे शरीर को चाहिए और आधा हमारे शरीर से फिर क्या होता है, खारा पदार्थ के रूप में वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, और जल भी है, और क्या है, लवण भी। ये तीनों जब आपस में मिल जाएगा बबुआ, ये जब तीनों आपस में मिल जाएगा तो उसी को हम सब बोलते हैं पेशाब। क्या बोलते हैं, पेशाब बोले तो मूत्र। यानी कि इस मूत्राशय में जाकर स्टोर रहता है ये वाला, जिसको हम सब बोल सकते हैं क्या, मूत्र। मूत्र कहाँ पर जाकर स्टोर रहता भैया, मूत्राशय में। अब ये मूत्राशय से, अब ये मूत्राशय से क्या कर देता, मूत्र द्वार के यहाँ पर ऐसे एक नली रहेगा, जहाँ नली जाकर मूत्र द्वार में, कहाँ पर, यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर हम मूत्राशय का थैली बना देते हैं फिर से, ये मान लो क्या है, मूत्राशय। अब यहाँ से क्या रहेगा, दो ऐसे नली रहता है, यहाँ से एक ऐसे, सॉरी ऐसे नली रहता है, यहाँ पर जो क्या रहता, मूत्र द्वार, जहाँ से हम सब पेशाब करते हैं, वो पेशाब के द्वारा ऐसे जो लंबा वाला भाग रहता है ना, वो वाला ये जो लंबा वाला भाग रहता है, ऐसे करके कुछ ऐसा कुछ होता है। जनन में जाओगे तो इसका चित्र अच्छा से पढ़ोगे, जनन में जाओगे ना तो ऐसा ही पढ़ेगा। तो इसके द्वारा फिर क्या होता, अपना बाहर, बाहर क्या होता,
मूत्र बाहर निकल जाता है, ठीक ने। और जब बाहर निकलेगा तो यही यूरिया किस में बदल जाएगा, अमोनिया में। लेकिन कब, तो भैया 2 घंटे के बाद ये यूरिया किस में बदल जाता है, अमोनिया में। देखता है कि जब पेशाब करते हैं तो उस समय कुछ गंदगी नहीं, बदबू नहीं मारेगा, लेकिन जैसी 1-2 घंटा के बाद जब पूरा एकदम खराइन गम के एकदम बाथरूम लगेगा कि भैया इसमें कोई सेंट मार के चला गया, तो वो सेंट नहीं मारा भैया, ये यूरिया जो है ना वो किस में बदल गया है, अमोनिया में। जो यूरिया है किस में बदल गया है, अमोनिया में। वही अमोनिया है जो गंदगी बदबू पूरा मार रहा है, प्लस में वो धीरे धीरे खा जाएगा दीवार को, दीवार फिर क्या जाएगा, गिर जाएगा। तो आप पूछेगा पेशाब में क्या क्या चीज मिला होता है, तो याद रखना यूरिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, जल होता है, लवण होता है। यहाँ पर पूछेगा पेशाब का निर्माण कैसे होता है, तो पेशाब में जल पाया जाता है, लवण पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है, यूरिया भी पाया जाता है। लेकिन सबसे बेसी किसकी मात्रा होता है, तो याद रखना जल का। लगभग कितना परसेंटेज जल पाया जाता है, तो भैया याद रखना 96% क्या पाया जाता है, जल। पेशाब में 96% जल पाया जाता है और 4% में ये यूरिया, यूरिक अम्ल और लवण पाया जाता है। क्लियर, कितने लोग को समझ में आ गया। तो भैया ये है नेफ्रॉन का चित्र, जो कि हर वर्ष ना तो बोल सकते हैं, लेकिन 2 साल गैप कर करके 5 नंबर में ये पूछा जाता है। बाकी बात इसका कार्य बोलेगा तो सिर्फ इसका ही ग्लेमोरुलर्स का भी काम, सॉरी ग्लेमोरुलर का ही काम है। बाकी बात अवरोही और हेलेना चाप का भी काम, सिर्फ काम है। बाकी बात इसका कोई काम नहीं है। बाकी बात इन नली के द्वारा मूत्राशय में जो स्टोर रहता है, तो तुम चाहो तो लिख सकते हो कि संग्राहक, तो फिर उसको लिख दोगे यहाँ पर संग्राहक नली के सहारा क्या मूत्राशय में मूत्र क्या आ जाता है, स्टोर रहता है। तो इतना लिख दोगे, ये वाला चित्र पारोगे और ये वाला लिख दोगे तो तुमको कितना नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर। मेरा डेस्टर, सॉरी डेस्टर यहाँ पे मैं इसको मिटाऊं, देखो इतना लिख दोगे तो तुमको 5 नंबर मिल जाएगा। क्लियर, नेफ्रॉन ये है उतना। सिर्फ देखो यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछेगा या तो चित्र, हम ज्यादातर तो हमेशा चित्र ही पूछता है कि भैया नेफ्रॉन का चित्र पा रहे, ज्यादा कुछ नहीं। अगर चित्र पा रहा है तो सिर्फ ये वाला चित्र बना देना, 5 नंबर मिलेगा, ना कि ये वाला भी लिख देना। ये मत लिखियो, जब बोलेगा लिखने के लिए कि नेफ्रॉन का चित्र पा रहे तथा उनका वर्णन करें, तब पहले क्या करना है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, नेफ्रॉन का वर्णन करें, चित्र सहित वर्णन करें। क्या बोलेगा, नेफ्रॉन का चित्र सहित वर्णन करें। तो तुमको पहले लिख देना, क्या यहां से लिखना है कि नेफ्रॉन यह वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जिसकी लगभग एक वृक्क में 10 लाख संख्या होती, यह खून को सफा करने का काम करता है। या खून में मिले खराब पदार्थ को सफा करता है, सफाई करता है। देखो करता करती जो भी लिखना तुम सबको लिख लेना अपना अकॉर्डिंग, तुम स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो है लिख लेना। क्या करता, सफाई करता है, ये लिख देना। ओ भाई साहब, बाकी बात इसका चित्र पार देना, किसका, इसका चित्र पार देना, 5 नंबर तुमको मिल जाएगा। वर्णन करने बोलेगा तब 1 मिनट रुक जाना। एक मिनट, हाँ हो गया। देखो हम क्या बोले कि चित्र सहित, क्वेश्चन क्या बोलेगा, नेफ्रॉन का चित्र सहित वर्णन करिए। तो भैया ऊपर वाला लिख देना ऐसे करके और ये चित्र पार देना, 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा चित्र सहित कार्य का वर्णन करें, किसका, कार्य का वर्णन करें, कार्य का वर्णन करें, तो इसमें देखो 3 चीज पूछा है, पहले चित्र भी, उसके बाद कार्य भी, प्लस में वर्णन करें। तो पहले ये वाला लिखना तुमको कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जिसमें जिसकी संख्या लगभग 10 लाख होती है एक वृक्क में, और यह खून में मिले खराब पदार्थ यानी कि उत्सर्जित पदार्थ को क्या करता, सफा करता। इतना लिखिए, फिर ये चित्र पारना है, बाकी बात ये लिखना है, तब भी तुमको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अगर सिर्फ 1 मिनट रुको तो, हाँ तो कहा था कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा वो डिपेंड पड़ेगा। सिर्फ चित्र पूछेगा तो ये करना, 5 नंबर। अगर चित्र सहित वर्णन करने बोलेगा तो ये वाला और ये वाला करना, 5 नंबर। अगर बोलेगा कार्य के साथ भी समझाती, ये वाला उसके बाद ये वाला लिख देना, तुमको 5 नंबर मिल जाएगा। चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है। क्या कि मानव नेफ्रॉन का चित्र पारे तथा नेफ्रॉन के चित्र के साथ साथ कार्य भी बताएं, तथा नेफ्रॉन का चित्र के साथ साथ कार्य के साथ साथ वर्णन भी करें। अगर ऐसे पूछेगा तो टोटल के टोटल कर देना। ये है भैया नेफ्रॉन, थोड़ा एक बार और हो जाए। ये नेफ्रॉन का चित्र है, ये जो नली है इसको बोलेंगे अभिवाही धमनी, और जो बाहर निकल रहा है उसको बोलेंगे अपवाही धमनी। मतलब ये क्या होता है, खून को सफा करके, इसमें सफा वाला खून जाता है, सफा वाला, इसमें खराब, इसमें अशुद्धि मिला रहता है, इसमें सफाई वाला खून। यहाँ पर ग्लेमोरुलर जो रहता है वो छाकने का काम करता है, मेन काम इसी का था। और ये छाक कर सारे खराब पदार्थ को क्या कर देता है, यहाँ पर भेज देता है। लेकिन ये कुछ अच्छे पदार्थ भी खींच लेता है, जिसको
अवरोही चाप और हेलेना चाप क्या कर लेता है, फिर से पुनर्अवशोषण करके फिर से अपवाही धमनी को दे देता, ले जाओ, बाकी इसके द्वारा खराब पदार्थ जाकर मूत्राशय में स्टोर रहता है, जिसको हम मूत्र के रूप में जानते हैं। भैया आगे चलो, आगे चला जाए तो देखो भैया, अब यही काम कौन करता है, तो नेफ्रॉन करता है, लेकिन किसके अंदर में, तो वृक्क के अंदर में। किसके अंदर में, वृक्क के अंदर में। तो मैं कह सकता हूं ये कि नेफ्रॉन और वृक्क दोनों का कार्य क्या है, एक। वृक्क किसको बोलते हैं, तो किडनी को। किसको कहते हैं, तो किडनी को। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मतलब किडनी का काम और नेफ्रॉन का काम दोनों एक ही है। इसीलिए यहां से एक और क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर का, मोस्ट इंपोर्टेंट, पता है क्या क्वेश्चन नंबर, वृक्क के कार्य का वर्णन करें। मतलब वृक्क के क्या काम है उसके बारे में बताएं, या तो ऐसे बोलेगा मूत्र के निर्माण का वर्णन करें। मूत्र के निर्माण का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, आंसर सबका एक ही आएगा। याद रखना, ये 5 नंबर में भी पूछता है और 2 नंबर में भी पूछता है, ये चीज याद रखना, ठीक ना। तो भैया वृक्क का कार्य क्या है, तो याद रखना, लिख लो, वृक्क का कार्य क्या है, तो बोल सकते हैं या तो खून को सफाई करना या तो मूत्र का निर्माण करना। वृक्क का कार्य है खून का, हालांकि देखो किडनी जो है ना, उसका सिर्फ खून ही सफाई नहीं करने का, बहुत सारा काम है, लेकिन मैं हम जो पढ़ रहे हैं अभी 10th में, सिर्फ खून का सफाई करना, जैसे बोलने सर। लेकिन और है, जल संतुलन भी करता है, प्लस में हमको चोट घाट जो जहर वहर खाते हैं उससे भी सुरक्षा करता है। किडनी का बहुत सारा काम है, लेकिन मैं जो अभी लिखूंगा सिर्फ वही तुमको एग्जाम में लिखना है। वृक्क का कार्य है खून का सफाई करना, सफाई कर मूत्र का निर्माण करना, मूत्र का निर्माण करना, जो कि यह 3 चरणों में पूर्ण करता है। 3 चरणों में पूर्ण करता। अब बोलेगा मूत्र का निर्माण, तो इसी का चेंज करना है भैया, कि वृक्क का कार्य है खून का सफाई करके मूत्र का निर्माण करना है, यही लिखना है, जो कि यह 3 चरणों में पूर्ण करता है। पहला चरण याद रखना भैया, ग्लेमरुलर फिल्ट्रेशन लिखकर डैश देना, लिखना। इसमें लिखेगा ग्लेमरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें क्या लिखेगा, ग्लेमरुलर यह खून में या रक्त लिखना, याद रखना, किसमें, रक्त, ज्यादा रक्त अच्छा रहता है, रक्त में मिले उत्सर्जी पदार्थ को छान कर अलग कर देता है, अर्थात रक्त का फिल्ट्रेशन करता है। क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, और उत्सर्जी पदार्थ बगलवा में चाहो तो लिख सकते हो भैया, उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण, जल, ये सब भी लिख सकते हो। उत्सर्जी पदार्थ को बोमेन संपुट में भेज देता, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में ये क्या करता है, पुनः अवशोषण या पुनर्अवशोषण भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या पे लिखना, जब ग्लेमरुलर फिल्ट्रेशन, इसको मैं इंक डाल लूं, थोड़ा सा इंक डाल लूं, 1 मिनट रुक जाना, क्या है कि फीका थोड़ा सा चलाने में भी दिक्कत लग रहा है, 1 मिनट रुक जाना।
जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करता है तो वह कुछ शुद्ध पदार्थ का भी अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है, जिसे अवरोही चाप या हेलेना के द्वारा पुनः अवशोषण कर लिया जाता। यही हुआ पुनः अवशोषण। फिर हो गया भैया स्त्रवन। क्या हो जाएगा चौथा स्टेप में? स्त्रवन। ठीक है। फिल्ट्रेशन तथा पुनः अवशोषण होने के बाद फिल्ट्रेशन तथा पुनः अवशोषण। एक बात बोले, रुको एक मिनट। पुनः अवशोषण का कुछ और नाम भी है, रुक जाओ। ट्यूबुलर पुनः अवशोषण, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेना। ट्यूबुलर पुनः अवशोषण दूसरा स्टेप में, मतलब दूसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में सिर्फ स्त्रवन नहीं है, रहना तो चाहिए ट्यूबुलर स्त्रवन। अच्छा, इसका भी ट्यूबुलर ही लिखा था। तीसरा स्टेप में ट्यूबुलर स्त्रवन, ठीक है। फिल्ट्रेशन तथा पुनः अवशोषण के बाद उत्सर्जी पदार्थ संग्राहक नली के द्वारा मूत्राशय में इकट्ठा, मतलब जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, जो जमा हो जाता है। बस इतने लिखूं, ठीक है। जमा हो जाता है, जिसे हम पेशाब भी कहते हैं या मूत्र भी कह सकते हैं, जिसे हम मूत्र भी कहते हैं। और यही मूत्र समय समय पर हमें इसे बाहर निकाल देते हैं। यही लिख लेना कि और यही मूत्र, अब जगह नहीं है तो इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, और यही मूत्र हम समय समय पर क्या कर देता, बाहर इसे निकाल देते हैं। इतना जब लिख दोगे तो तुमको 5 नंबर मिल जाएगा। कहाँ गया टेस्टर? भैया जगह नहीं है इसीलिए नहीं लिख पाऊँ, तुम लिख लेना। क्लियर? स्क्रीनशॉट मारना मार लो। आज 2 को 5 नंबर का क्वेश्चन कर चुका भैया। अगर डायरेक्ट ऐसे भी पूछेगा, 2 नंबर में भी पूछेगा फिल्ट्रेशन क्या है, तो भैया ग्लोमेरुलर जब खून को छान कर अलग करता है उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। तो ये तो भैया सिंपल जब 5 नंबर का बना सकते हो तो 2 नंबर का थोड़ी ना बनाओगे, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। चलें अब आगे। मूत्र का निर्माण या ब्रीक के कार्य जो भी पूछेगा बता देना, यही सेम टू सेम कट टू पेस्ट लिख देना, 5 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक डायलिसिस मशीन के बारे में पढ़ना है हमको। किसके बारे में? डायलिसिस। किसके बारे में पढ़ना है? थोड़ा सा मैं देख लेना चाहता हूँ टॉपिक क्या है। हाँ भैया, हेमोडायलिसिस या डायलिसिस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपनी हेडिंग डालो भैया, डायलिसिस। ठीक है। डायलिसिस क्या है भैया? यह एक मशीन है। क्या है? मशीन है जो ब्रिक के खराब होने पर, किडनी यानी कि ब्रिक के खराब होने पर ब्रिक का कार्य पूर्ण करता है। ब्रिक का कार्य करता है, अर्थात खून रक्त को सफाई करता। जैसे देखा कभी काल किडनी का नाम सुना, किडनी फेल,
अरे भैया किडनी कोई चोट घाट कुछ भी कारण दोनों किडनी खराब हो गया, फिर भी जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, अभी बहुत अच्छा मतलब फेमस भी हैं। प्रेमानंद जी महाराज जो है उनका किडनी दोनों फेल है, लेकिन वो जीवित है। कैसे जीवित है? किडनी फेल हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे शरीर का खून मतलब जितना हमारे शरीर में जो खराब पदार्थ मिला वो सब के सब क्या है, शरीर में ही रहेगा, निकलेगा बाहर नहीं निकलेगा बाहर तो हम सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए हमारे शरीर से खून को सफा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समझे ना? क्यों जरूरी है? क्योंकि खून सफा होगा तभी तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, नहीं तो अमोनिया तो तुमको पता है 2 घंटा के बाद यूरिया से अमोनिया बदलेगा, पूरा वो शरीर को खत्म कर देगा। इसीलिए जब खराब हो जाता है किडनी या वृक्क जो बोल सकते हो, किडनी खराब हो जाता है तो कौन सा मशीन लगाया जाता है भैया? डायलिसिस। प्रेमानंद जी महाराज के डायलिसिस का मशीन लगा हुआ है, जो क्या करता है कि वृक्क की तरह ही क्या करता है, जो वृक्क का काम करता है उसके जगह कौन काम करता है भैया? डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन में एक भैया जाके सर्च कर लेना, क्यों? क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं कि मैं तुम सबको दिखाऊं। जाके सर्च कर लेना भैया डायलिसिस मशीन कैसा होता है, जाकर सर्च कर लेना। उसमें एक डायलाइजर, क्या डायलाइजर नाम का क्या रहता है मशीन लगा, डायलाइजर नाम का एगो ऐसे नहीं गोल नहीं लगा रहेगा, ऐसा कुछ ऐसा गोला रहेगा, जिसको हम सब क्या बोलते हैं? डायलाइजर। ये क्या करता है? इसमें पाया जाता है एक द्रव, मतलब झिल्ली पाया जाता है, अर्धपारगम झिल्ली। कौन? अर्धपारगमय झिल्ली, अर्धपारगमय झिल्ली। यही झिल्ली क्या करता है? सफा करता है। तो याद रखना डायलाइजर भी याद रखना, डायलाइजर, डायलाइजर भी नाम याद रखना। डायलिसिस में जो एक थैली लगा रहता मशीन लगा रहता है, इसको अंदर में देखो हम चित्र में तुम सबको दिखाना चाहते हैं। ये देखो, ये जो है ना, ये डायलाइजर है। दिख रहा है अच्छा से? दिख रहा है अच्छा से? हाँ यहाँ पे वो भाई कैसे, हाँ देखो यहाँ दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये डायलाइजर है, ये डायलाइजर, ये है डायलाइजर। ये जो पूरा मशीन देखो, ये हाथ में, हाथ से देखो ऐसे खून खराब जाएगा, ऐसे ऐसे डायलाइजर में सफा होगा, फिर ऐसे दिया जाकर फिर वापस चला जाता अच्छा अच्छा वाला खून। और डायलाइजर होता, डायलाइजर के अंदर में क्या होता? अशुद्ध उत्सर्जी पदार्थ यानी कि पेशाब बोल सकते हो, रहता है इसी के अंदर में स्टोर हो जाएगा। पेशाब भी इसी के अंदर यही सफा करके यहीं पर एक थैली रहेगा जिसको स्टोर वो कर लेता है। तो भैया डायलिसिस क्या है तुम सबको अच्छे से समझ में आएगा भैया। ये किडनी खराब होने पर इसको लगाया जाता है, जो किडनी की तरह ही क्या करता है, काम करता, जो खून को क्या करता है? शुद्ध करता है। भैया यही था हमारे शरीर में उत्सर्जन। क्या था? उत्सर्जन। यही उत्सर्जन है, यहीं से जरा सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी बात अब एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे पौधों में उत्सर्जन। क्या पढ़ेंगे? पौधों में उत्सर्जन। क्या पढ़ेंगे? पौधा मतलब पौधा लोग देखो, हम भी जीव, पेड़ पौधा भी जीव, हमारे अंदर में भी खराब पदार्थ बनता है, उसके अंदर में भी खराब पदार्थ बनता है। तो लेकिन हमारे अंदर में कुछ कुछ मशीन है जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। उकरो अंदर बनता है उत्सर्जी पदार्थ, लेकिन उसको बाहर कौन निकाल रहा है? तो उसका बाहर निकालने का कोई निश्चित अंग नहीं, जैसे हम सबके किडनी, त्वचा ये सब होता है ना, उसका कोई अंग नहीं है। वह तो निकलेगा या तो मिश्रण द्वारा या तो देखो, तुम सब कहीं ना कहीं एक चीज देखा होगा कि साल भर में हर एक पेड़ पौधा का पत्ता झड़ता ही झड़ता है। देखा होगा, झड़ता ही झड़ता है। क्यों झड़ता है? क्योंकि वो पेड़ पौधा तो साल भर वो खाना बनाते रहेगा और उत्सर्जी पदार्थ जहां तहां से बाहर निकालेगा। जैसे कि यहाँ पर पेड़ है, कभी छाल को काटे हो, ऐसे छाल को काटोगे वहां पर गोंद की तरह निकलता है, उजला या कहीं से उजला निकलेगा, कहीं से काला निकलेगा, कहीं से गोंद की तरह कुछ निकलेगा। जैसे पहले के जमाना में बबूल का पेड़ होता था, बबूल के पेड़ जब काट देते थे तो कुछ दिन के बाद जाते, 2-3 दिन के बाद जाते थे तो यहाँ पर ऐसे करके काला की तरह द्रव निकलता था। तो वह एक क्या है भैया? उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। यही गोंदवा को ले जाकर हम सब बच्चा में जो कॉपी किताब फट जाता ना, उसको साटते थे हम सब। क्या करते थे? साटते थे। अब पता चला भैया जब बबुलिया जब काटते थे तो उसका उत्सर्जी पदार्थ रहता था। क्या? उत्सर्जी पदार्थ। बाकी बात कहीं ना कहीं पेड़ में देखोगे ये जो छाल होता है वो छाल भी ऐसे करके रहेगा और वो फट जाएगा, धीरे धीरे वो सूख के क्या आता है? गिर जाता है। तो मतलब पेड़ पौधा जो होता है ना, अपना उत्सर्जी कोई उसका अंग नहीं है, वो पता है अपना उत्सर्जी पदार्थ कैसे बाहर निकलेगा? या तो पत्ता के सहारे, या तो विसरण के सहारे, चाहे उसको कोई काट देगा तब निकलेगा, या तो अपना छाल जो है ना, वो छाल में क्या करेगा? उत्सर्जी पदार्थ को स्टोर करते जाएगा। कुछ दिन होगा जब छाल में बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ भर जाएगा, वो छाल क्या जाएगा? सूख जाएगा, फिर छाल साथ साथ गिर जाएगा, तो छाल के साथ साथ उत्सर्जी पदार्थ गिर जाएगा, फिर नया छाल बनेगा, फिर उसमें वो स्टोर करेगा। चाहे पेड़ पौधा क्या करेगा? पत्ता में भी स्टोर करता है, पत्ता में साल भर तक स्टोर करेगा। एक समय आएगा बैसाख के दिन, पतझड़ के समय में वो क्या करेगा? पत्ता को अपना गिरा देगा। पेड़ पौधा अपना पत्तों को क्या करता है? गिरा देता। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ बन जाता। क्लियर? तो ये ऐसे पेड़ पौधा निकलता है। जैसे कि कुछ अकमन का पेड़ होता है, उसको यदि को काटो तो उसमें बहुत सारा दूध होता है, तो वो दूधीला भी रहता है। तो हर पौधा में हर तरह के मतलब उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। जैसे कि बबूल में गोंद, 1 मिनट रुक जाओ गाइस, 1 मिनट बारिश हो रही है, रुक जाओ बाहर में कपड़े हैं। हाँ तो कैसे,
देखो पहले लिख लिया ताकि वीडियो थोड़ा सा कम लंबा हो, समझे कि नहीं। देखो हम अभी बोले थे कि हर पौधा में हर तरह के मतलब उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में कुछ कुछ पूछ लेगा कि भैया बताओ बबूल से, जैसे यहाँ पर पूछेगा क्या कि बबूल जो है, बबूल नाम का पेड़ से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। ऑप्शन ए में बोलेगा भैया गोंद, बी में बोलेगा लैटेक्स, और सी में दे देगा भैया, सी में क्या दे भैया रेजिन, और डी में देंगे इनमें से सभी, ऑल। तो क्या मारोगे तो भैया याद रखना गोंद मारना, क्योंकि देखो यहाँ पर बबूल है, याद रखना बबूल से गोंद भी निकलता है, टेनिन भी निकलता है। क्लियर, गोंद भी निकलता है, टेनिन भी निकलता है। उसका जब छाल छाल अपने आप गिरता तो टेनिन, और जब छाल को काटोगे तो जो निकलता है वो काला नहीं, और उसको क्या बोलते हैं गोंद। ठीक नहीं। इसी तरह पूछ लेगा रबर में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है तो लैटेक्स, नीम में तो याद रखना लैटेक्स, बबूल आम बैर में कौन सा तो याद रखना गोंद, टबेदार पता नहीं कौन सा पेड़ होता है उसमें रेजिन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ कि टबेदार में पूछेगा भैया तो याद रखना रेजिन। कहुआ में, कहुआ किसको बोलते हैं भैया देख लेना टेनिन, कौवा में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है याद रखना टेनिन। तो यहाँ से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछा, हो सकता है सब्जेक्टिव भी पूछे, बोलेगा कि 5 को दे देगा नाम, जैसे कि मान लो बबूल का पेड़, कौवा का पेड़, टबेदार का पेड़, आम का पेड़, बैर का पेड़ से निम्न में से कौन कौन उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, तो 5 के बारे में बोलेगा लिखने के लिए। यहाँ से पहले नंबर नोट्स कर लो यहाँ तक, और ये रहा आप सबका HW साहब। HW है, इतना होमवर्क है जो लिख लेना। और यहाँ ATP का फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखना, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट रहता है। पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, बोल दिया था कुछ और। यहाँ पर एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसमें फास्फेट की संख्या कितनी होती है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो याद रखना 3 होता है। ट्राइफॉस्फेट मतलब ट्राई मतलब होता है 3, फास्फेट मतलब, इनसे पूछेगा फास्फेट की संख्या कितनी है तो 3। ठीक है, ये होमवर्क है, होमवर्क बढ़िया से बना लेना। इसमें से कौन कौन 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखना वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, मानव श्वसन तंत्र, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन सब है। बाकी बात सब 2 नंबर का है। किससे दिए हैं तो याद रखना श्वसन वाला से। कौन चैप्टर से दिए तो सबका सब दिख रहा होगा कि श्वसन से पौधों के लिए, सॉरी जीवों के लिए श्वसन क्यों अनिवार्य है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, टोटल के टोटल श्वसन से। और कुछ कुछ क्वेश्चन छोटा जो अगली क्लास में दे देंगे, पर डे 10 को देता हूँ, 10 को दिया हूँ। और ये थोड़ा सा याद कर लेना, कहुआ बबूल में कौन सा टेनिन, रेजिन टबेदार में, बबूल आम बैर में, गोंद, लैटेक्स किसमें रबर नीम में। लैटेक्स का कलर होता है याद रखना दूधिया, ये भी पूछता है कि भैया कौन ऐसा है उत्सर्जी पदार्थ जिसका कलर दूधिया होता है, याद रखना लैटेक्स। तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं भैया, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत। क्या वे ढीले क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो गाइज, देखो बाबू वो लोग यहाँ पर बहुत सारे निकम्मे आ गए, इसीलिए क्लास को बंद करते हैं, क्योंकि निकम्मा का काम ही है दूसरे को क्लास को डिस्टर्ब करना। ठीक नहीं।